मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपना हक। अध्यापक दिवस होने के कारण आज का दिन स्कूल के सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए बहुत खास था। स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। विद्यालय के प्रांगण में अध्यापक दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। सभी विद्यार्थी प्रांगण में उपस्थित थे और प्रिंसिपल सब माइक पर गुरु की महिमा का गान कर रहे थे। जलवा है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर देता है। कुछ इसी तरह से है गुरु, अपना फर्ज निभाता है गुरु। और इसी के साथ ये पूरा विद्यालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी अचानक आई एक सायरन की आवाज़ से सब अध्यापक और बच्चे चौंक गए। वह आवाज़ जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी के सायरन की थी। प्रिंसिपल सहित स्कूल के सभी अध्यापक हैरान थे कि आखिर इतने बड़े अधिकारी उनके उस छोटे से स्कूल में क्या करने आए थे। अपनी गाड़ी से उतरकर जिला मजिस्ट्रेट सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए। उन्हें ऑफिस में जाते देख प्रिंसिपल भी तेज कदमों में ऑफिस से जाने लगे। अरे सर, आप अचानक यहाँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रिंसिपल ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। तो सामने बैठा अधिकारी बोला, दरअसल बात यह है कि मुझे इस स्कूल के एक अध्यापक चंद्रमोहन जी से मिलना है। चंद्रमोहन जी का नाम सुनकर प्रिंसिपल हैरान रह गए कि आखिर इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से अध्यापक से क्या काम हो सकता है। लेकिन उन्होंने डीएम साहब से कोई सवाल करना उचित नहीं समझा और बोले, सर, दरअसल बात यह है कि चंद्रमोहन सर कुछ पहले वर्ष ही रिटायर हो गए थे, इसलिए अब वह यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं आते। यह सुनकर डीएम साहब कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन उनका एड्रेस तो होगा आपके पास? तो प्रिंसिपल ने कहा, जी, मैं अभी रजिस्टर में देखकर उनका पता आपको बता देता हूँ। थोड़ी ही देर में चंद्रमोहन सर का पता ढूंढकर प्रिंसिपल ने उन्हें दे दिया, जिसे देखकर डीएम साहब के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। ठीक है, मैं चलता हूँ, आपका धन्यवाद। कहते हुए जैसे ही डीएम साहब कुर्सी से उठने लगे तो प्रिंसिपल सर को और भी अधिक उत्सुकता हुई, यह जानने की कि आखिर डीएम साहब उनसे मिलने को इतने बेचैन क्यों हैं। जिज्ञासा शांत करने हेतु तो वह पूछ ही बैठे, सर, लेकिन आपको उनसे क्या काम है? तो डीएम साहब वापस कुर्सी पर बैठ गए और बोले, एक बहुत बड़ा कर्ज है उनका मुझ पर, जो मैं चुकाना चाहता हूँ, इसलिए उनसे मिलना था। यह बात सुनकर प्रिंसिपल प्रश्नवाचक निगाह से उनकी ओर देखने लगे। तो डीएम साहब सारी बात विस्तार से प्रिंसिपल सर को बताने लगे और बोले, वर्षों पहले मैं भी इसी स्कूल में ही पढ़ा करता था। जब मैं 8वीं कक्षा में था, उस समय चंद्रमोहन सर हमारी कक्षा को गणित और नैतिक शिक्षा के विषय पढ़ाया करते थे। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते सर ने सभी विद्यार्थियों से एक एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि अगर तुम सभी को 100-100 रुपए मिल जाएं, तो तुम उन रुपयों का क्या करोगे? यह सवाल सुनकर सारे विद्यार्थी बहुत उत्साहित हो गए थे। सबने अलग अलग जवाब दिए। कुछ बच्चों ने कहा, हम उन पैसों से ढेर सारे चिप्स और चॉकलेट खरीदेंगे। तो कुछ ने कहा, उन पैसों से हम अपने लिए खिलौने खरीदेंगे। किसी ने वीडियो गेम खेलने की इच्छा जताई, तो किसी ने खूबसूरत से कपड़े पहनने की। फिर बारी आई मेरी, जब सर ने मुझसे पूछा कि मैं उन 100 रुपए का क्या करूँगा, तो मैं थोड़ी देर चुप रहा, क्योंकि ना तो मैं कोई खिलौना खरीदना चाहता था, ना ही खाने पीने की कोई चीज़। मेरी इच्छा उन सब लोगों से बहुत अलग थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने कक्षा में अपनी इच्छा बताई तो सारे बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर सर मेरे पास आए और दोबारा वही सवाल पूछा। तो मैंने कहा, सर, अगर मुझे 100 रुपए मिल जाते तो मैं अपनी माँ के लिए नज़र का एक चश्मा बनवा कर दूंगा। इतना सुनते ही सब बच्चे हंसने लगे।
उन्हें मेरी इच्छा बहुत अटपटी लग रही थी। चंद्रमोहन सर ने सब बच्चों को चुप करने को कहा और फिर मुझसे पूछने लगे, लेकिन बेटा, तुम चश्मा ही क्यों खरीदना चाहते हो? दूसरे बच्चों की तरह कोई गेम, खिलौना या अपनी पसंद की चीज़ क्यों नहीं? क्योंकि चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि सर, जब मैं छोटा सा था मेरे पिताजी तो भी चल बसे थे। मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं। मेरी माँ ने उनके जाने के बाद मुझे पाला पोसा, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा लिखा रही है, और फिर भी खर्चे के लिए पैसे कम रह जाते हैं तो मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मेरा खर्चा पूरा करती है। लेकिन अब उनकी आंखें कमज़ोर होने लगी हैं, सुई में धागा डालने लगती हैं तो डलता नहीं है। कभी कभार तो सुई भी हाथों में चुभ जाती है। अगर मैं उनकी आंखों के लिए चश्मा बनवा दूंगा तो उन्हें काम करने में आसानी हो जाएगी। मेरी सारी बात सुनकर चंद्रमोहन सर की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटा, जो जवाब तुमने मुझे दिया है ना, उससे पता चलता है कि तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए कितना प्यार है। तुम्हारे विचार जानकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़े आदमी बनोगे और अपनी माँ का नाम रोशन करोगे। उसके बाद चंद्रमोहन सर ने मुझे इनाम स्वरूप 100 रुपए दिए और उसके साथ साथ अपनी जेब से एक और 100 रुपए का नोट निकालते हुए बोले कि यह मैं तुम्हें अलग से दे रहा हूँ, इन्हें भी तुम अपने पास रखो और जब तुम्हारे पास खूब पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। प्रिंसिपल सर को सारी बात बताते बताते डीएम साहब की आंखें आंसुओं से झिलमिलाने लगीं और फिर बोले, उसके बाद चंद्रमोहन सर ने बहुत बार मेरी मदद की। मेरे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वह मुझे अपने पैसों से खरीद कर किताबें ला कर देते थे। वह मेरी पढ़ाई का खास ध्यान रखते थे, इसलिए शाम को अपने घर मुझे कोचिंग भी दिया करते थे, लेकिन बदले में एक पैसा भी नहीं लेते थे। उनके मुझ पर बहुत से एहसान हैं। अगर आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिए आज मैं उनसे मिलने यहाँ पर आया था ताकि उन्हें उनके पैसे लौटा सकूं। यह बात सुनकर प्रिंसिपल सर भी बहुत भावुक हो गए। चंद्रमोहन सर का एड्रेस लेकर डीएम साहब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर चंद्रमोहन सर के घर जाने के लिए निकल गए। परंतु जब वहां पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो मालूम पड़ा कि सर तो वहां रहते ही नहीं है। घर के नए मालिक ने बताया कि वह तो अपने परिवार के साथ यह घर बेचकर किसी दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वे लोग रहते कहाँ हैं उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उनके नए घर का एड्रेस भी मिल गया। बिना देरी किए डीएम साहब उस पते पर जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद वह बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए। दरवाजे की बेल बजाई तो अंदर से एक लड़की बाहर आई और उन्हें देखते ही बोली, जी किससे मिलना है आपको? डीएम साहब ने कहा, मुझे चंद्रमोहन जी से मिलना है। उसी समय भीतर से आवाज आई, दरवाजे पर कौन है मीना? अरे साहब, ये तो किसी चंद्रमोहन जी से मिलना चाहते हैं। फिर अंदर से एक आदमी निकल कर आया और पूछने लगा, आपको पिताजी से क्यों मिलना है, क्या काम है? डीएम साहब समझ गए कि वह आदमी चंद्रमोहन सर का बेटा है और बोले, दरअसल मुझे चंद्रमोहन सर का एक कर्ज चुकाना है जो बहुत वर्षों पहले मैंने उनसे लिया था। यह सुनकर चंद्रमोहन जी का बेटा हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो 2 वर्ष पहले ही अपने पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया था और किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आया था और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस आलीशान घर में रहता था। जब से उसने अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ा था, उसके बाद से उसने उनकी कोई खबर ही नहीं ली थी।
उसे तो यह तक भी नहीं मालूम था कि वह जिंदा भी है या नहीं। परंतु अब पैसों की बात सुनकर उनकी आंखें चमक आईं और मन में लालच आ गया। और फिर बोला, अच्छा, तो आपको पिताजी के पैसे लौटाने हैं, लेकिन पिताजी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वह अपने गांव गए हुए हैं। आपको जो भी पैसे देने हैं आप मुझे दे सकते हैं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तो डीएम साहब बोले, जी नहीं, मैं पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। यदि वह गांव गए हैं तो मुझे गांव का ही पता दे दीजिए, मैं वहां उनसे मिलने चला जाऊंगा। यह बात सुनकर चंद्रमोहन जी का बेटा थोड़ा घबरा गया और बोला, अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं, जब पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। फिर डीएम साहब बोले, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ कि चंद्रमोहन सर कहाँ हैं। डीएम साहब ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया और बताया कि 2 वर्ष पहले वह अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आया था। फिर डीएम साहब ने चंद्रमोहन जी के बेटे से उस वृद्धाश्रम का पता पूछा जहां वह रहते थे और वह तुरंत वृद्धाश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे आश्रम के मैनेजर के पास गए और उनसे चंद्रमोहन सर के बारे में पूछताछ की तो मैनेजर उन्हें सर के कमरे में ले गए। कमरे के भीतर जाने से पहले डीएम साहब ने अपनी सभी सिक्योरिटी एड्रेस को बाहर ही रहने को कहा, क्योंकि वे उनसे अकेले में मिलना चाहते थे। जैसे ही वह कमरे के अंदर गए तो देखा कि चंद्रमोहन जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह बेहद कमजोर और बीमार लग रहे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वे अपनी उम्र से कई ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे थे। यह देखकर डीएम साहब का मन भर आया। उन्होंने जाकर सर के पैर छुए तो चंद्रमोहन जी बोले, तुम कौन हो बेटा और मुझसे मिलने क्यों आए हो? माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कहते हुए चंद्रमोहन जी उठकर बैठ गए। तभी डीएम साहब उनके पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, सर, मेरा नाम आकाश है, आकाश मेहता। बहुत सालों पहले जब आप स्कूल में अध्यापक थे, उस समय मैं आपका विद्यार्थी हुआ करता था। यह बात सुनकर चंद्रमोहन जी अपने दिमाग पर जोर डालने लगे। उनकी याददाश्त अब काफी कमजोर हो चुकी थी। फिर डीएम साहब ने कहा, सर, आपको याद है एक बार आपने मुझे 200 रुपए दिए थे, जिसमें से 100 रुपए इनाम स्वरूप थे और बाकी 100 रुपए मेरी माँ का चश्मा बनवाने के लिए। और साथ में आपने यह भी कहा था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो वो 100 रुपए मैं आपको लौटा सकता हूँ। उसके बाद भी आपने मेरी बहुत सहायता की थी ताकि मैं अच्छे से पढ़ लिख जाऊं। इतना सुनते ही चंद्रमोहन जी को सब कुछ याद आ गया। उनकी आंखें भीग गईं और आंखों से आंसू निकलकर उनके कुर्ते को भीगने लगे। यह देखकर आकाश थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर सर उसे देखकर ऐसे रो क्यों रहे हैं। सर, आखिर बात क्या है, कोई परेशानी है क्या? आकाश ने पूछा, लेकिन चंद्रमोहन जी कुछ ना बोल पाए। तभी वृद्ध आश्रम का मैनेजर कमरे के अंदर आया और बोला, बेटा, जिस पिता को बुढ़ापे में उसकी इकलौती औलाद ने ही धुतकार दिया हो, उसके पास आंसू बहाने के अलावा और क्या रास्ता बचा होगा। इनका अपना बेटा, जिसे इन्होंने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, जिसे उसके पैरों पर खड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसी बेटे ने वृद्धावस्था में इन्हें अपने घर से निकाल दिया। उम्र के इस पड़ाव पर जब इन्हें अपने बेटे के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने इन्हें अकेला छोड़ दिया। यह बात सुनकर आकाश की आंखें आंसुओं से भर उठी। फिर चंद्रमोहन जी बोले, बेटा, तुम्हें तो मैंने उस समय केवल 100 रुपए ही दिए थे। मेरे द्वारा दी गई वह छोटी सी मदद भी तुम्हें आज तक याद है। तुम मुझे वह पैसे लौटाने के लिए यहाँ तक चले आए और मेरी अपनी संतान है, जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पाई पाई जोड़कर उसका जीवन संवारा।
एक पिता होने का फर्ज बखूबी निभाया, लेकिन उसने मेरी कदर न की, मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। कहते कहते चंद्रमोहन जी फूट फूट कर रो पड़े, तो आकाश उनके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, प्लीज रोइए मत सर। बदनसीब होते हैं वह जो बेटे जो अपने माँ बाप का महत्व नहीं देते। फिर चंद्रमोहन जी बोले, अच्छा बेटा यह तो बताओ कि तुम आजकल क्या कर रही हो। तो आकाश बोला, जानते हैं सर, वह स्कूल छोड़ने के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। 12वीं के बाद मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूं। पूरी लगन के साथ मैंने पढ़ाई की और सर आज आपका आकाश जिला मजिस्ट्रेट बन चुका है। इतनी बात सुनते ही चंद्रमोहन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आकाश की पेट थपथपाते हुए बोले, शाबाश बेटा, मुझे यकीन था कि एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आज तुम्हें इस ओहदे पर देखकर तुम्हारी इस अध्यापक को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज बहुत दिनों बाद अपने अध्यापक से मिलकर आकाश को बहुत अच्छा लगा। काफी देर तक दोनों यूं ही बातचीत करते रहे। फिर चंद्रमोहन जी ने पूछा, अच्छा आकाश, तुम्हारी माताजी कैसी है? तो आकाश ने उदासी भरे स्वर में कहा, सर वह तो पिछले साल ही स्वर्ग सिधार गई, बहुत बीमार रहती थी। फिर आकाश ने कहा, अच्छा सर, अब आप अपना सारा सामान पैक कीजिए और मेरे साथ चलिए। यह बात सुनते ही चंद्रमोहन जी अचंभित से रह गए और फिर बोले, लेकिन बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तो डीएम साहब बोले, सर आपकी जगह यहाँ वृद्धाश्रम में नहीं है, मैं आपको वहाँ लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। उसके बाद आकाश ने आश्रम के मैनेजर से बात की और चंद्रमोहन जी को वहाँ से अपनी गाड़ी में बिठाया और वहाँ से सीधा अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही गाड़ी सायरन देते हुए घर के गेट तक पहुंची तो गार्ड ने गेट खोल दिया। आकाश का बहुत बड़ा और आलीशान घर देखकर चंद्रमोहन जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। अंदर पहुंचकर आकाश अपनी गाड़ी से उतरा और चंद्रमोहन जी को भी सहारा देते हुए गाड़ी से उतारा और बोला, सर आज से यही आपका घर है, अब आप हमारे साथ यहीं रहेंगे। आकाश के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते हुए चंद्रमोहन जी हैरान रह गए। उनकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहने लगे और आकाश को अपने गले से लगा लिया। तभी आकाश की पत्नी और बेटा बाहर आई तो आकाश उन्हें चंद्रमोहन जी से मिलाया। तो आकाश की पत्नी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए और उसका बेटा तो उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ। फिर वे सब लोग अंदर आ गए। आकाश ने अपनी पत्नी को चंद्रमोहन सर के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह से उन्होंने आकाश की पढ़ने लिखने में सहायता की थी। यह सुनकर आकाश की पत्नी के मन में उनके लिए सम्मान की भावना और अधिक बढ़ गई। डीएम साहब के घर में चंद्रमोहन सर की खूब अच्छे से देखभाल हो रही थी। आकाश का बेटा उन्हें दादू दादू कहकर बुलाता था और उनके साथ खूब मौज मस्ती करता था। धीरे धीरे चंद्रमोहन जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा, परंतु रह रहकर मन ही मन अपने खुद के बेटे की करतूत के बारे में सोच सोच कर वह बेहद उदास हो जाते और उनकी आंखें भर आती। फिर आकाश के बारे में सोचने लगते जिसे केवल 100 रुपए देकर उन्होंने एक छोटी सी मदद की थी और आज उसने उन पैसों की कीमत उन्हें नई जिंदगी देकर चुकाई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चंद्रमोहन जी का बेटा जो सरकारी नौकरी पर था और रिश्वत लेकर काम किया करता था, एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उस पर रिश्वत लेने के आरोप में केस दर्ज कर दिया गया और नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। वह जानता था कि अब उसके पिता चंद्रमोहन जी वृद्धाश्रम में नहीं रहते, बल्कि जिला मजिस्ट्रेट के एक बड़े से आलीशान घर में रहते हैं। इतनी बड़ी मुसीबत से निकलने का उसे कोई हल नहीं सूझ रहा था, इसलिए वह सीधे अपने पिता से मिलने के लिए डीएम साहब के घर पहुंच गया। लेकिन गेट पर ही गार्ड ने उसे रोक लिया
फिर चंद्र मोहन जी का बेटा बोला, मेरे पिता चंद्र मोहन जी यहीं रहते हैं, मैं यहाँ अपने पिताजी से मिलने आया हूँ। यह बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उसे वहीं रोककर घर के अंदर आया। उसने चंद्र मोहन जी से कहा कि बाहर कोई आदमी आया है जो स्वयं को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलने की जिद कर रहा है। चंद्र मोहन जी सिक्योरिटी गार्ड से बोले, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जैसे ही चंद्र मोहन जी गेट पर पहुंचे तो उनका बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, अपने इस नालायक बेटे को माफ कर दीजिए पिताजी। तो चंद्र मोहन जी ने कहा, कौन बेटा? किसका बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। वह तो मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे धुतकार कर वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाया था कि मुझे बुढ़ापे में अपने बेटे के सहारे की ज़रूरत है, अपनों के साथ की ज़रूरत है। मैंने उसे लाख मनाने की कोशिश की थी, परंतु उसने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। चंद्रमोहन जी के मुंह से यह बात सुनकर उनके बेटे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर हाथ जोड़ते हुए बोला, ऐसा मत कीजिए पिताजी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रिश्वत लेने के आरोप में मुझ पर एक केस चल रहा है जिसमें सारे सबूत मेरे खिलाफ और मेरी हार तय है। इसके बाद मुझे सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। पिताजी, केवल आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। आप डीएम साहब से कहकर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलवा लीजिए। तो चंद्र मोहन जी बोले, बेटा यह सब तो तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है और उन बुरे कर्मों की सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मैंने तो तुम्हें हमेशा से ही अच्छी शिक्षा दी थी कि बेईमानी के पैसे से सदा दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब इस सजा से तुम्हें मैं तो क्या, भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि आखिरकार हम जो बोते हैं वही काटना पड़ता है। इतना कहकर चंद्र मोहन जी वापस घर के अंदर आ गए और गार्ड से बोले कि इस आदमी को तुरंत यहाँ से निकाल दो, यह एक बहुत बड़ा मुजरिम है। इसके बाद उनका बेटा वहां से निराश होकर चला गया। शाम के समय जब डीएम साहब घर आए तो उन्हें उस सारी बातों के बारे में पता चला कि चंद्र मोहन जी का बेटा यहाँ उनसे मिलने के लिए आया था और उन्होंने उसे यहाँ से धुतकार कर भगा दिया। डीएम साहब भी अच्छी तरह जानते थे कि वो कितना धूर्त इंसान है, इसलिए उन्होंने भी उस केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस दिन के बाद से चंद्र मोहन सर अपने शिष्य और उसके पूरे परिवार के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।